मैं प्रवीण चौहान साथ हूं आपके साथ एक बार फिर से और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में पाई बॉन्ड क्लासेस में। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बड़े आनंद के आप साथ पढ़ रहे होंगे। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एकदम तरीके से क्लियर कर दिया है और हम किसको कर रहे हैं, कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर के बारे में मैंने कुछ आधी बातें आपको कल बता दी थी, लास्ट वाली वीडियो में जाकर एक बार चेक कर लेना। और इससे रिलेटेड कुछ ढेर सारी बातें हम आज आपके साथ में करने वाले हैं, वो भी बड़े इंटरेस्ट के साथ में। तो ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी क्या है, ये सारी बातें आपको पहली वीडियो में मैंने बता दी है, जाकर वीडियो को देख लेना, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही दूंगा इसका। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा शुरुआत वाला टॉपिक है वो ये रहेगा कि कैपेसिटेंस ऑफ insulated spherical कंडक्टर। एक हमारे पास में इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। कैसा है भाई? इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पर हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंसुलेटेड, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इंसुलेटेड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको विलगित। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विलगित। बाकी मैं आपको समझा देता हूं कि इंसुलेटेड का मतलब क्या है। यानी हिंदी का जो मैं बात करूं वो ये हो जाएगा, विलगित गोले चालक की धारिता। इस बात को हम पढ़ने वाले हैं। तो यानी ये है इंसुलेटेड। अब इंसुलेटेड का मतलब ये है कि ना तो हमें जब इसको चार्ज देंगे, ना तो अंदर का चार्ज बाहर आएगा, ना बाहर का चार्ज अंदर जाएगा। यानी अगर मैं चार्ज इसके सरफेस पर दे रहा हूं तो सरफेस पर रहेगा, इसके अंदर मैं चार्ज दे रहा हूं तो अंदर रहेगा। यानी ना तो अंदर का चार्ज बाहर जाएगा, ना बाहर का चार्ज अंदर आएगा, तो इंसुलेटेड हो जाएगा। उसके बाद आप एक काम करिए, क्या करना, फटाफट से आपको एक कंडक्टर बना लीजिए। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका जो रेडियस है मैंने मान लिया कितना है, ए मान लिया मैंने। कितना रेडियस मान लिया मैंने इसका, ए। कि एक हमारे पास में स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है, ए है। और मैं इस स्फेरिकल कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज देता हूं। जैसे मैं प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो ये चार्ज इसके पूरे टोटल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जैसे ही सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसमें एक पोटेंशियल जनरेट होगा। आपको पता है कि जब जब किसी चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल, सॉरी, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो उस पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ किसके भाई, स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल आएगा, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा KQ अपॉन में R। लेकिन R नहीं है, यहाँ पर रेडियस कितना है, A है। पढ़ा है ना आप लोगों ने, KQ अपॉन R होता है, लेकिन R नहीं है, यहाँ पर कितना है बच्चे, A है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जैसे मुझे पोटेंशियल मिलता है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो C इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू क्या थी, V की वैल्यू क्या थी सर, KQ अपॉन A थी। ऊपर जाएगा तो C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, A अपॉन K। अब आप यहां पर क्या काम करिए, इस K की वैल्यू को भी रख लीजिए। तो C इज इक्वल्स टू A अपॉन K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो होती है। अब ये थर्ड है, फिर से ऊपर जाएगा तो C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना आ गया, A। इस बात से क्या समझ में आता है बच्चे, इस बात से मैं डायरेक्ट ले सकता हूं, ये सारा तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। 4 अपने आप में क्या एक नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। तो ये सारी वैल्यू जब कांस्टेंट होगी तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है, ये ए क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि किसी भी जो हमारे पास में इंसुलेटेड स्फेरिकल कोई भी शीट है या कोई भी कंडक्टर है, तो उसका जो कैपेसिटेंस है उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर रेडियस कम होगी तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा इस बात से, कि अगर हम किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं, तो उसका कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगा।
किस पर डिपेंड करेगा? उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगा। अब इसके ऊपर मैं जैसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं आप लोगों से, एक क्वेश्चन हम यहां पर लिख लेते हैं, इसको याद रखिएगा कि c इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a है। आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन है ये कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है? एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो 8 माइक्रोफैरड है। कितनी है बच्चे? 8 माइक्रोफैरड है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 8 माइक्रोफैरड है। अगर इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस? वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 16 माइक्रोफैरड। बात ध्यान से सुन लेना, कितना हो जाएगा? 16 माइक्रोफैरड। क्योंकि भाई क्या हुआ है, रेडियस ही तो डबल हुई है, और जितना ये रेडियस बढ़ेगा उतना ही कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधा सीधा, है कि नहीं? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वो दुगना हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर वो ट्रिपल हो रहा है तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, मैं एक बार और बता देता हूं उस क्वेश्चन को क्या पूछा गया था। ठीक है, ये सेंस of a capacitor is 12 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, कितना है? 12 माइक्रोफैरड। एंड द डिस्टेंस, सॉरी, द रेडियस ऑफ प्लेट ऑफ कंडक्टर, ऐसे लिख लो, इज डबल्ड। कितने हो जाए? डबल कर दिया जाए। एंड अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, a dielectric substance of 6 is placed, then what will be new capacitance? बताओ भाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि C इज प्रोपोर्शनल टू A है, और हम ये भी जानते हैं कि C इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात सही है? अगर C इज इक्वल्स टू ये है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और इसकी वैल्यू कितना है? ये इनिशियल है, और इसकी वैल्यू कितना है बच्चे? इस C की वैल्यू कितना है? उसने दी है 12 माइक्रोफैरड। तो 12 माइक्रोफैरड इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में A हो गया, सीधी सीधी बात है। इस टोटल की वैल्यू उसने इतनी दी है। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछ रहा है? C डैश पूछ रहा है। जब वो क्या कह रहा है, K भी ऐड हो जाए और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, कितना हो जाए बच्चे? A की जगह कितना हो जाए? 2A हो जाए। डबल हो रहा है ना भाई, इसको तो इसने डबल कर दिया, अब K भी जुड़ रहा है, तो K की वैल्यू कितना? फटाफट से बताओ। 6 है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2A हो गया। तो C डैश बराबर, अगर मैं लिखना चाहूं तो 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, ये हो जाएगा। अब एक बार बताइए, C डैश इज इक्वल्स टू 12, और इसकी वैल्यू कितना है? जल्दी बता दो, इसकी वैल्यू कितना थी? 12 थी। तो C डैश बराबर कितना हो जाएगा? 144 माइक्रोफैरड। तो क्या ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है? क्या ये बात क्लियर होगी कैसे करना है? यानी अगर मुझे ये सारी चीजें दी हुई है तो मैं नया कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकता हूं किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का। आसान सी बात है, आसान सी बात है। समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक डेरिवेशन है, छोटा सा आसान सा, आप सभी बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। मैंने कहा था आपके सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, वेरिएबल कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमने एक कैपेसिटर बना लिया, कल मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया था। इसको हम मशीन से चार्ज देते हैं तो दूसरे वाले पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैरी हो जाता है। लास्ट वाले को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जो कहां की ओर होगा? प्लस से माइनस की ओर होगा। कहां की ओर होगा बेटा? प्लस से माइनस की ओर होगा। और इस प्लेट का जो एरिया है मैंने बताया, तो कितना लेना है? ए लेना है। और दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चे? डी मान लिया गया है। ठीक है, कितना मान लिया गया है? डी मान लिया गया है। मान लीजिए मैं इस प्लेट को क्यू चार्ज देता हूं, तो इस वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस का क्यू आ गया है। तभी तो इनके बीच में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, क्या वो पहली प्लेट पर भी है? बिल्कुल है। क्या वो दूसरी प्लेट पर भी है? जी बिल्कुल है। तो दोनों प्लेटों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग।
तो बिल्कुल आराम से समझना, अब मैं यहाँ पर प्रूफ डाल दे रहा हूं आपका और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट 1। प्लेट 1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो याद रखना प्लेट 1 पर E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। जो प्लेट 1 पर जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट नंबर 2 पर भी होगा, है ना। और जब चार्ज सेम है, ठीक है, जब चार्ज सेम है तो इस पर भी सेम आएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, तो एक प्लस में आना चाहिए और एक माइनस में। अरे यही तो सीखना है, यही तो आपको समझना है। मैं क्या बता रहा हूं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन बताता है, किसकी डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर आपको नजर नहीं आ रही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, प्लस से माइनस की ओर। बस डायरेक्शन बताने का काम था, अब इसका काम खत्म हो गया, समझ में आ गई। तो अब हमें बस क्या लेना है, इनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो क्या मैं E1 प्लस E2 कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, जल्दी बताओ। अगर मैं ऐड कर दे रहा हूं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्लियर है। एक और एक दो हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा तो E की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान से बहुत ही प्यारा सा ये डेरिवेशन है, आप सबको समझ में आएगा यार, एक एक बात समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है, ठगाठक से। अब ये E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि सिग्मा एक चार्ज डेंसिटी होता है। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया हुआ है, जाकर देख लेना, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू बताई थी मैंने Q अपॉन ए। 3 प्रकार की चार्ज डेंसिटी मैंने पढ़ाई थी उसमें, जब हम लोगों ने गॉस का लॉ पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। तो उसमें क्या था, एक तो था लेंथ के बेस पर चार्ज डेंसिटी जो कि लैम्डा बराबर Q अपॉन एल थी। ये किसके ऊपर होती है, एरिया के ऊपर होती है, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता है। एक होता है रो, जो वॉल्यूम पर बेस्ड होती है, तो रो बराबर Q अपॉन V होता है। तो ये सारी आपकी क्या है, चार्ज डेंसिटी है, Q सिग्मा बराबर है Q अपॉन ए। तो ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप इस पर ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो ये हमारा, अब एक और चीज इसमें याद रखिए, इतना होने के बाद में हमें मेन काम क्या करना होता है। देखो कैपेसिटेंस का कोई भी डेरिवेशन, यार ये ट्रिक आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या करना है, कैपेसिटेंस के जितने भी डेरिवेशन होंगे, आने वाले भी और ये वाले भी, ठीक है, जितने भी आप डेरिवेशन कर रहे हैं, सभी में एक याद रखना, हमें पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल निकाल कर हमें C बराबर Q अपॉन V में रख देना, आंसर खत्म। डेरिवेशन का तोड़ ही है, सबसे पहले E निकालो, E निकालने के बाद V निकालो पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल जैसे ही निकल जाए C बराबर Q अपॉन V में खत्म कर दो, यानी जो आपका लास्ट का आंसर आएगा वही आपका डेरिवेशन का आंसर है। बात क्लियर होगी। अब मैंने E निकाल दिया, कितना है, ये होता है। अब E से V पर कैसे जाएं, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, अभी बता रहा हूं मैं, पहले एक लाइन लिख दूं इसमें, क्या लिखना है, द पोटेंशियल between the plate placed at the distance d, यानी जो प्लेटें हैं वो कहां रखी है, d डिस्टेंस पर रख रही है, तो इनके बीच में जो हमारा पोटेंशियल होगा तो वो होगा बाय द फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E बराबर V अपॉन डी। जल्दी बताओ, पढ़ा है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो ये किससे आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से आता है, E इज इक्वल्स टू V अपॉन एल, लेकिन एल नहीं है, क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है। अब मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो V बराबर E इंटू डी नहीं हो जाएगा, बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है। तो V बराबर होता है E इंटू डी। अब हम लोग क्या करेंगे, E की वैल्यू कितना थी बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, तो V बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। अब सिग्मा की वैल्यू भी तो रखा जा सकता है, पुट कर दीजिए, सिग्मा की वैल्यू कितना है, तो V इज इक्वल्स टू है सर सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है या नहीं है। सिग्मा की वैल्यू कितना है, Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है, D। क्या मेरे को अब यहां से, क्या आप ये कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, क्या अब मेरे को यहां से V मिल चुका है, बोलो बच्चों, मिला V या नहीं। और जैसे V मिला, अब मैं किस में रख दूंगा, बाय द फॉर्मूला
बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन V। रख सकता हूं कि नहीं? C इज इक्वल्स टू क्या है? Q अपॉन V। और जैसे इस फॉर्मूले में मैं रखूंगा तो C इज इक्वल्स टू Q तो Q है और V की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ? V की वैल्यू है सर QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इधर लिख देते हैं, नहीं आ रहा है तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V और V की वैल्यू क्या है? QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब ये थर्ड टर्म हमेशा ऊपर जाती है तो C इज इक्वल्स टू Q A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू D। Q से Q कट जाएगा तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपका क्या हो गया बच्चे? ये आपका हो गया पूरा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब रहता है तो उसका कैपेसिटेंस इतना आता है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो उसका कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। इसमें अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें एक और चीज मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं। अगर इसके बीच, इसके प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हो, क्या रखा हो? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर हम लोग रख दें तो C इज प्रोपोर्शनल टू K होता है या नहीं होता? C बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा। ठीक है, C बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा, तो C इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी नहीं हो जाएगा? बोलो, C इज इक्वल्स टू के ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी नहीं हो जाएगा? अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन मान लूं और इसको मैं फोर्थ इक्वेशन कर लूं, ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको मान लीजिए C नॉट थोड़ी देर के लिए, क्या मान लीजिए? C नॉट, क्योंकि ये किसमें है? एयर में है, और ये हो गया C। अगर मैं डिवाइड कर दूं C अपॉन C नॉट तो ये क्या हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? C अपॉन C नॉट इज इक्वल्स टू K, तो C बराबर के सी नॉट आ जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन हो जाता है इन दोनों में, ये भी एक रिलेशन हो जाता है कि जो किसी मीडियम की, जो मीडियम है ना जिसका कांस्टेंट कितना था? K था, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसका कांस्टेंट कितना था? K था, तो C इज इक्वल्स टू के सी नॉट है। तो यानी अगर किसी मीडियम का मुझे क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है, तो एयर के कैपेसिटेंस का कितना होता है? K टाइम होता है। एयर के कैपेसिटेंस का कितना होता है? K टाइम होता है। बात क्लियर है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं अभी करा दूंगा आपको, एक क्वेश्चन भी मैं अभी आपको करा दूंगा। पहले बताओ ये क्लियर है सारी चीजें? सबसे पहले मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। जैसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। प्लेट 1 पर भी, प्लेट 2 पर भी, दोनों को ऐड करेंगे और आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे निकाल देता हूं तो मुझे सिग्मा की वैल्यू पता है, Q अपॉन ए होता है, जो कि चार्ज डेंसिटी से आता है। उसके बाद हम निकालेंगे द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट। अब प्लेटों के बीच का पोटेंशियल निकालेंगे तो फॉर्मूला है E बराबर V अपॉन डी, V बराबर E इंटू डी। V का वैल्यू रख दिया, जैसे ही मुझे V मिला मैं C बराबर में रख दूंगा, C बराबर Q अपॉन V में। अब C नहीं है, C नॉट मैंने मान लिया है, क्योंकि ये एयर है तो एयर के लिए C नॉट मान लिया गया। बस जो कट रहा है काट दो स्क्वायर। अब ये बताओ, जब ये एयर में रखा था तो कोई मीडियम भी तो हो सकता था इनकी प्लेटों के बीच। अगर मीडियम का कांस्टेंट K है तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दिया तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, C इज इक्वल्स टू के सी नॉट। यानी मीडियम का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होता है? एयर के कैपेसिटेंस का K टाइम होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। यानी समझने की बात ये है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना था? 8 माइक्रोफैरड था। कितना था? 8 माइक्रोफैरड। अब हमने ये कहा कि उसका जो डिस्टेंस था वो मैंने हाफ कर दिया पहले वाले से। डिस्टेंस कितना कर दिया बच्चे? हाफ कर दिया। और उसका जो मैंने प्लेटों के बीच है एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जिसकी वैल्यू कितना है? 3 है। तब उसका नया क्या हो जाएगा वैल्यू? तो यार हमें यह पता था कि एयर में जब हम लोग रखते हैं तो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही तो था। और इस C नॉट की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितना है? 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड। ये किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत है? अब इसने ये कहा कि सर ये तो ठीक है, अब उसने कहा कि अगर मैं नया कैपेसिटेंस जुड़ूं जिसमें क्या हो रहा है? K भी जुड़ जा रहा है, और डिस्टेंस जो है पहली वाली की कितनी हो जा रही है? आधी हो जा रही है। तो ये जो 2 है ये थर्ड टर्म पर की, और थर्ड टर्म बनकर कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। तो 2K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है? इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही कितना दे रखी थी सर? 8 माइक्रोफैरड दे रखी थी। तो C इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो C इज इक्वल्स टू कितना है? 2K इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की वैल्यू कितना बेटा? 8 माइक्रोफैरड थी। अब आप फटाफट से आंसर लिख दो, 2 इंटू K की वैल्यू कितना भैया? 3 थी, और बाकी 8 माइक्रोफैरड है ही आपके पास में।
तो C इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और 6 8 जा 48, तो यानी टोटल माइक्रोफैरेड कितना हो जाएगा 48। नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 48 माइक्रोफैरेड का हो जाएगा। बात इतनी क्लियर हुई आप लोगों को कि नहीं, समझ में आई कि नहीं? एक एक बात क्लियर हो जाएगी मेरे बच्चे, किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से इसका आंसर निकाला जा रहा है, तो आप ये फाइंड कर लेंगे, है या नहीं? चलिए अब इसका नया डेरिवेशन है ना। नया डेरिवेशन क्या है कि हम लोग ये सीखेंगे उसमें कि जब हम उसके प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई का प्लेट रख दें, है ना, एक सब्सटेंस रहेगा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रहेगी, तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अभी तो सीधे सीधे ही क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। अभी हमने इनकी प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई का कोई टी विड्थ की कोई भी एक प्लेट रख देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमें भी नहीं पता, हम उसे के मान लेंगे, तब उसका नया कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख दिया है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ शीट ऑफ टी विड्थ इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। यानी फिर से हमें वही बनाना है कि हमें एक कैपेसिटर लेना है और कैपेसिटर हमने ले लिया, इसकी पहली प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो दूसरी प्लेट पर क्या आ जाएगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैरी हो जाएगा। इस वाली को हम अर्थ से जोड़ देंगे। अब इसके बीच में हमें कोई टी विड्थ की एक प्लेट भी डाल देनी है, ठीक है। ये टी विड्थ की कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट है और जिसका विड्थ टी है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के है। अब एक बात मुझे बताओ, पहले जो डिस्टेंस हुआ करती थी वो डी थी या नहीं थी? अब डी की जगह टी इसने घेर ली। मान के चलो आप एक कमरा आपका अकेला दे रखा है मम्मी पापा ने, ठीक है, कि आप इसमें सोएंगे। अब आपका कोई कजन भी आ जाता है और कहा जाता है कि आप सो जाओ, इसके साथ अब आपका रहना सहना होगा। तो अब आप बताओ आपके कमरे का स्पेस बढ़ गया आपके लिए, घट गया? घट गया ना सीधा सीधा, क्योंकि अब वो आपकी जगह ले लेगा, आपको नीचे सुलाएगा, वो बेड पे सोएगा, फटाफट सी बात यही हो जाएगी। तो अब जब टी स्पेस इसने ले लिया तो आपके पास कितना स्पेस बचा? क्या डी माइनस टी नहीं बचा? जल्दी से बताओ फटाफट, क्या डी माइनस टी नहीं बचा? जब आपके पास टोटल था डी, भाई मेरा कमरा, मेरा बेड, मेरा सब कुछ, मेरा राज, अब टी आके वो बैठ गया, है या नहीं? और जब टी आगे बैठ गया तो क्या हुआ, आपसे छिन गया। कितना छिन गया? टी प्लेस आपसे छिन गया, आपके पास कितना बचा? डी माइनस टी बचा। तो अब यहां पर जो हमारा चार्ज था वो प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप से सेटअप होगा, एक तो प्लेटों पर होगा और एक दूसरा किस पर होगा, आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर होगा। तो दो जगह पर हमें क्या निकालना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डालते हैं यहीं पर सॉल्यूशन और करते हैं शुरू। तो पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द प्लेट। अब प्लेट पर आपको मैंने निकाल कर दिखाया ही था, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों प्लेटों का निकालते हैं तो प्लेटों पर कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, फिर लिख देते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा बेटे, ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द शीट। अब शीट पर जब निकालोगे तो उसको ई डैश मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चे, ई डैश मान लेते हैं। अब शीट में बस यही तो है कि उसमें कांस्टेंट और जुड़ रहा है, तो उसका इतना हो जाएगा, ठीक है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वही तो जुड़ा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, दोनों को ऐड कर दूं, E प्लस ई डैश। तो E की वैल्यू कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितना है, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग पोटेंशियल। काम तो यही करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं किस पर पहुंच जाओ, पोटेंशियल पर पहुंच जाओ। पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, और प्लेटों के बीच अगर मुझे निकालना है तो भाई प्लेटों की डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी है। जो उनके बीच एयर बच रही है उसका डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी है। तो E बराबर जो आपका बचेगा वो V अपॉन डी माइनस टी। तो E की वैल्यू कितना थी, ये थी, तो V बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू डी माइनस टी। V बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू डी माइनस टी। तो V इज इक्वल्स टू E की वैल्यू कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी। ये हो गया इसका, ठीक है, थर्ड मान लेते हैं इसे। अब लिखेंगे पोटेंशियल बिटवीन द शीट ऑफ विड्थ T। T विड्थ की जो शीट है उसके बीच कितना पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए V डैश मान लेंगे।
वो हो जाएगा E इंटू टी, ई डैश इंटू टी। तो V डैश बराबर E डैश की वैल्यू कितना है, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। बात क्लियर है या नहीं भाई? यहां से उठा के रख दिया, E डैश की वैल्यू कितना, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो अब टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, टोटल पोटेंशियल कितना हुआ फटाफट से बताओ, ऐड हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब कुछ कॉमन भी आ रहा है, हाँ जी सर कॉमन भी आ रहा है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, ये d माइनस टी बचा और ये प्लस टी अपॉन के बचा। ठीक है, कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन यहां लिख लो, v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता है तो यहां क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सही है, अब जैसे ये निकलेगा तो c बराबर q अपॉन v से प्लेस कर देंगे, तो q अपॉन v की वैल्यू कितना है, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये प्लस हो गया, Q से Q कटेगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये इसका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, इसका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। कोई दिक्कत रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में बताना। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।